हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 20 जो है स्टार्ट किया है पिछले पार्ट में, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग का, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट या फिर जिसको स्टेपी क्लाइमेट बोलते हैं उसकी। आज हम लोग इसी के पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि इस तरीके का क्लाइमेट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह कैसा रहता है उसके बारे में हमने बात करी है। और आज हम लोग जो बात करेंगे दैट विल बी अबाउट दी नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग आज के पार्ट में देखेंगे और जो इस यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। देखिए, बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन को लेके, तो लिखा क्या है कि दो द टर्म स्टेपी वेजिटेशन जोग्राफिकली रेफर्स टू द स्कैंटी वेजिटेशन ऑफ द सब एरिड लैंड्स ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरेशिया, many authors including the late professor Sir Dudley Stamp have extended the term to include the temperate grassland all over the world। लिखा यह गया है कि ये जो वर्ड है कौन सा, स्टेपी वेजिटेशन, ये जोग्राफिकली अगर हम बात करें, क्योंकि स्टेपी तो आपको पता है यूरेशिया में ही है ना, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। तो जब आपका ये स्टेपी वेजिटेशन या स्टेपी जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है कहाँ के, यूरेशिया के, तो स्टेपी वेजिटेशन भी वहीं की होनी चाहिए थी, मतलब वहाँ पर जो वेजिटेशन हो रही है उसको स्टेपी वेजिटेशन बोलेंगे। लेकिन कुछ ऑथर्स हैं इंक्लूडिंग जो एक प्रोफेसर है दैट इज सर डुडली स्टैम्प, इन्होंने क्या करा है कि इस टर्म को सारे के सारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स के लिए यूज़ किया है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, जैसे हमने यूरेशिया के देखे है ना, कौन से स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका के देखे प्रेरीज, साउथ अमेरिका के देखे पैम्पास, अफ्रीका के देखे फेल्ट्स और ऑस्ट्रेलिया के देखे डाउन्स। तो सब जगह का जितना भी तरीके की हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वहाँ पर सारी जो वेजिटेशन है उसको स्टेपी वेजिटेशन ही बोला जाएगा। तो इन दिस कनेक्शन आवर रेफरेंस टू स्टेपी ग्रासलैंड इज टेकन टू मीन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स, द स्टेपीज, प्रेरीज, पैम्पास, फेल्ट्स एंड डाउन्स, है ना। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब आगे देखिए, इट इज नेचुरल टू एक्सपेक्ट द स्टेपीज टू बी ग्रास कवर्ड डिफरिंग ओनली इन द डेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ द ग्रास। क्योंकि ग्रासलैंड है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रासलैंड अगर है तो ये एक्सपेक्ट करना बड़ा ही नेचुरल है कि स्टेपीज क्या होंगे, स्टेपीज टू बी ग्रास कवर्ड, यानी कि ऐसी जगह होंगी जहाँ पर केवल घास होगी, है ना, ग्रास होगी। बस अंतर ये होगा कि कहीं पर ग्रास की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, कहीं पर उसकी क्वालिटी जो है वो अलग होगी, तो उसके हिसाब से डिफरेंस इसका होगा। देयर ग्रेटेस्ट डिफरेंस फ्रॉम द ट्रॉपिकल सवाना is that they are practically treeless and the grasses are much shorter। तो सवाना का जो क्लाइमेट होता है, सवाना या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, वहाँ से जो अंतर है उसमें और इसमें जो अंतर है वो यही है कि वहाँ पर क्या होते हैं, पेड़ वगैरह होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है कि ट्रीलेस है, प्रैक्टिकली ट्रीलेस है, मतलब आपको यहाँ पर ट्रीज वगैरह जो है वो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगे। और यहाँ की जो ग्रास है, जो घास है, वो भी कैसी है, छोटी है, शॉर्टर है। अब जब रेनफॉल मॉडरेट होता है, वैसे तो हमने आपको रेनफॉल के बारे में पिछले पार्ट में बताया है, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि जब रेनफॉल थोड़ा सा मॉडरेट होगा यानी कि 20 इंच से ज़्यादा, तो ग्रासेस थोड़ा सा बड़ी भी हो सकती हैं, टॉल हो सकती हैं, फ्रेश हो सकती है और न्यूट्रिशियस हो सकती है, एंड आर बेटर डिस्क्राइब्ड एज लॉन्ग प्रेरी ग्रास। तो उस समय उनको हम लॉन्ग प्रेरी ग्रास बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रास थोड़ा सा कैसी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है बड़ी, क्योंकि थोड़ा सा बारिश ज़्यादा हुई है। अब दिस इज टिपिकल ऑफ द ग्रास ऑफ द व्हीट लैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पर व्हीट वगैरह, अभी हम आगे जाके जब पढ़ेंगे अगले लेक्चर में इकोनॉमी के बारे में, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में ऐसा रीजन है जहाँ पर व्हीट यानी कि गेहूँ उगाया जाता है, तो वहाँ पर इस तरीके की घास पाई जाती है। द रिच ब्लैक अर्थ और चेर्नोजेम एरियाज ऑफ रशियन यूक्रेन, यूक्रेन का जो पोर्शन है रशिया की तरफ वाला, वहाँ पर भी इस तरह की घास पाई जाती है। एंड बेटर वाटर्ड एरियाज ऑफ द एशियाटिक स्टेपीज, और एशिया के स्टेपीज जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बारिश है, बेटर वाटर्ड एरियाज मतलब जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर इस तरीके की घास पाई जाती है। अब जहाँ पर रेनफॉल लाइट है यानी कि कम बारिश हो रही है, 20 इंच से कम बारिश है, या फिर अनरिलायबल है, मतलब बारिश कभी भी हो सकती है, कभी नहीं होती है, और या फिर सॉइल पुअर है यानी कि सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जैसे कि कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स ऑफ एशिया में, तो वहाँ पर शॉर्ट स्टेपी टाइप ऑफ ग्रास जो है वो प्रिवेल करेगी, यानी कि वहाँ की जो घास होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी, शॉर्ट होगी। जहाँ पर बारिश ज़्यादा है वहाँ पर घास थोड़ा सा बड़ी है, टॉल ग्रास है,
उसको हम लॉन्ग प्रेरी ग्रास बोलते हैं। और जहां पर बारिश थोड़ा सा कम है वहां की घास कैसी है, छोटी है, उसको हम शॉर्ट स्टेपी टाइप ऑफ ग्रास बोलते हैं। The grasses are not only shorter but also wiry and sparse, often found in discontinuous clumps with bare soil exposed between them। यानी कि घास छोटी तो है ही, उसके साथ साथ वायरी भी है, यानी कि तार की तरह है, और स्पार्स है यानी कि काफी कम है, और डिसकंटिन्यूअस क्लम्प्स में है, यानी कि उसके जो झुंड है, जो वो इकट्ठा सी है, वो डिसकंटिन्यूअस है, लगातार नहीं है। और उसके बीच बीच में क्या है कि बेयर सॉइल देखने को मिल रही है, मतलब जगह जगह पर क्या होगी, मिट्टी दिखेगी और थोड़ा थोड़ा दूरी पर कुछ कुछ घास जो है वो होगी। एंड दीज एरियाज आर लेस सूटेबल फॉर एरेबल फार्मिंग एंड आर यूज्ड फॉर सम फॉर्म ऑफ रेंचिंग एज इन दी हाई प्लेन्स ऑफ यूएसए। तो इस तरीके की जो भी जमीन है वहां से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक तो बारिश कम है, दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो मिट्टी वगैरह है वो भी अच्छी नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर घास भी नहीं उग पा रही है। तो ऐसी जगह पर हम लोग जो है प्रॉपर फार्मिंग वगैरह ज़्यादा नहीं कर सकते, और वहाँ पर हम सिर्फ रेंचिंग के लिए उस जगह को यूज़ करते हैं। रेंचिंग मतलब होती है एनिमल फार्मिंग, कि वहाँ पर हम एनिमल को पाल सकते हैं और थोड़ा बहुत जो घास है वो एनिमल्स उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज सच प्रॉपर वहाँ पर फार्मिंग नहीं हो सकती। और ऐसा किया जाता है यूएसए के हाई प्लेन्स पर, जो ऊंचाई वाले प्लेन्स इलाके हैं यूएसए के, वहाँ पर ऐसा किया जाता है। द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रास आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ट्रीज। यानी कि घास उगने के लिए जैसी क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, और ट्रीज उगने के लिए जैसी ज़रूरत है, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ट्रीज के उगने के लिए जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा चाहिए, और घास के लिए जो मॉइस्चर है वो कम चाहिए, यानी कि दे रिक्वायर लेस मॉइस्चर देन ट्रीज। और 10 से 20 इंच की अगर एनुअल प्रेसिपिटेशन भी होती है, मतलब साल भर में अगर 10 से 20 इंच भी बारिश होती है, तो वो घास के लिए क्या है, एडिक्वेट है, उतनी उसके लिए काफ़ी है, उतने में घास उग जाएगी। देयर ग्रोथ इज नॉट एब्रप्टली चेक्ड बाय समर ड्रॉट्स और विंटर कोल्ड। और ये घास जो उग रही है, इसकी जो ग्रोथ है वो एकदम से, जैसे ही समर में ड्रॉट आएगा, सूखा पड़ेगा, या विंटर में जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगी, मतलब एकदम से जो है ये सूख नहीं जाएगी। द स्टेपी ग्रास जो है वो डॉर्मेंट मोड में रहेगी। डॉर्मेंट मोड का मतलब मैंने आपको बताया है इनएक्टिव मोड में, मतलब मरेगी नहीं, बट एक तरीके से कह सकते हैं कि स्लीपिंग मोड में या इनएक्टिव मोड में रहेगी थ्रू आउट द प्रोलॉन्ग ड्रॉट। यानी कि जब तक भी ड्रॉट बना रहेगा, सूखा बना रहेगा, तब तक ये डॉर्मेंट रहेगी। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा वेदर ठीक होगा, दे स्प्राउट एंड कम टू लाइफ। ये थोड़ा सा फिर से स्प्राउट होना शुरू होगी और वापस से इनमें जान आ जाएगी, जैसे ही टेम्परेचर वार्म इनफ होगा फॉर द प्लांट ग्रोथ। और जैसे ही थोड़ा बहुत मॉइस्चर वगैरह आएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा और उसके बाद जब धीमे धीमे क्या होगा कि गर्मियों का सीजन खत्म होगा, ड्रॉट खत्म होगा, और जैसे ही विंटर्स में थोड़ा बहुत भी बारिश होगी, मॉइस्चर आएगा, तो उसके बाद ये फिर से स्टेडीली ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। The appearance of the temperate grasslands varies with seasons। टेम्परेट ग्रासलैंड्स की जो अपीयरेंस है, मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड्स हमेशा एक जैसे ही नहीं दिखेंगे, है ना। सीजन्स के साथ साथ इनकी जो अपीयरेंस है वो बदलती जाएगी। स्प्रिंग सीजन जब होगा तो क्या है कि द ग्रास बिगिंस टू अपीयर, है ना। ग्रास थोड़ा थोड़ा जब स्प्रिंग सीजन होगा, स्प्रिंग सीजन मतलब जब विंटर खत्म होगी और समर आने से पहले, वो वाला सीजन होता है स्प्रिंग सीजन। तो उस समय क्या होगा कि घास धीमे धीमे दिखनी शुरू हो जाएगी, ग्रीन भी होगी, फ्रेश होगी, और ब्लूमिंग विद स्मॉल कलरफुल फ्लावर्स, और उसमें कुछ छोटे रंगीन फूल भी आने लगेंगे। द लाइट रेनफॉल दैट कम्स इन लेट स्प्रिंग एंड अर्ली समर ग्रेटली स्टिमुलेट्स देयर ग्रोथ एंड देयर इज प्लेंटी फॉर द एनिमल्स टू ग्रेज। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन का जब एंड होगा, जब लेट स्प्रिंग सीजन होगा या फिर अर्ली समर सीजन होगा, उस समय थोड़ा सा भी अगर बारिश होगी तो उससे क्या होगा कि इनकी जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, मतलब तेजी से ये बढ़ने लगेंगे, और एनिमल्स के ग्रेज करने के लिए उस समय जो है प्लेंटी ऑफ ग्रास वहां पर अवेलेबल रहेगी। तो जो हर्ड्समैन है, दे आर बिजिएस्ट एट दिस टाइम। हर्ड्समैन मतलब जो पशुओं को चराने वगैरह का काम करते हैं, है ना, चारा वगैरह, जो पशुओं को खेत वगैरह में ले जाते हैं, ये घास वगैरह चराते हैं, जो चरवाहे होते हैं बेसिकली, है ना, उनको बोलते हैं हर्ड्समैन। तो वो इस समय सबसे ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। इन समर देयर इज सो मच हीट एंड इवेपोरेशन दैट द ग्रास इज स्कॉच्ड। अब गर्मियों के दिनों में क्या होगा कि एक तो बारिश होनी नहीं है ना, और गर्मी भी पड़ रही है, तो हीट होगी और इवेपोरेशन होगा, यानी कि जितना भी मॉइस्चर है वो भी भाप बन के उड़ जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। तो उस समय जो ग्रास है दैट विल बी स्कॉच्ड, मतलब उस समय जो ग्रास है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी। द कार्पेट ऑफ ब्लूइश ग्रीन ग्रास टर्न्स येलो एंड सून ब्राउन। तो जो ब्लूइश ग्रीन ग्रास आपको पहले देखने को मिल रही थी, ग्रीन तो ग्रास थी, उसमें कुछ फ्लावर्स वगैरह होंगे ब्लू कलर के, तो वो ब्लूइश ग्रीन पूरा जो एक कार्पेट सा दिख रहा था, अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है वो क्या होगा, धीमे धीमे पीला पड़ेगा और उसके बाद फिर ब्राउन पड़ना शुरू हो जाएगा।
जैसे जैसे गर्मी खत्म होगी और उसके बाद जब ऑटम सीजन आना शुरू होगा, ऑटम मतलब होता है जो आपका पतझड़ का सीजन होता है वो, उस समय क्या होगा, द ग्रास विदर्स एंड ड्राइज, उस समय ग्रास जो है और ज्यादा सूखेगी और मर जाएगी एक तरीके से, लेकिन जो उसकी रूट्स है, जो उसकी जड़ है वो जिंदा रहेंगी, अलाइव रहेंगी, और वो पूरे के पूरे विंटर के समय में डॉर्मेंट मोड में रहेंगी। डॉर्मेंट मतलब वही मैंने आपको बताया, इनएक्टिव रहेंगी। अब विंटर जो है वो कैसा रहेगा, विंटर हार्श है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है और लॉन्ग भी है, लंबा भी है। बट द स्नो इज नेवर ऑफ ग्रेट डेप्थ, लेकिन जो स्नो पड़ रही है वो बहुत ज्यादा डेप्थ की नहीं है। स्नो तो है लेकिन बहुत ज्यादा मतलब बर्फबारी भी यहाँ पर नहीं हो रही है। एवरीथिंग इज क्वाइट, सब कुछ बहुत ही ज्यादा शांत है। बट विद द नेक्स्ट स्प्रिंग द साइकिल इज रिपीटेड एंड द स्टेपी इज अलाइव अगेन। लेकिन जैसे ही वापस से क्या होगा कि बर्फ कम होगी, जब मतलब विंटर सीजन एंड होगा, स्प्रिंग स्टार्ट होगा तो बर्फ पिघलेगी, और जैसे ही अगले साल का दोबारा से स्प्रिंग सीजन आएगा तो यही पूरी की पूरी साइकिल दोबारा से रिपीट होगी और स्टेपी जो है वो वापस से क्या हो जाएगा, अलाइव हो जाएगा, या वहां पर जान वापस से आ जाएगी। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी ग्रास की कहानी और इसका जो सीजनल साइकिल चलती है वो कैसे है उसके बारे में। आगे क्या दिया है ट्रीज को लेकर कि ट्रीज आर वेरी स्केर्स इन द स्टेपीज। ट्रीज यहां पर बहुत कम है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रीज के लिए मॉइस्चर ज्यादा चाहिए, और यहां पर क्या हो रही है कि बारिश काफी कम है तो इसलिए मॉइस्चर भी कम है, तो स्केंटी रेनफॉल है यानी कि काफी कम बारिश है। ड्रॉट्स यानी कि सूखा काफी लंबे समय तक चलता है, और विंटर यहाँ के बहुत ज्यादा सीवियर है। विंटर सीवियर मतलब कि विंटर जो है उसमें काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। द रोलिंग प्लेन इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ ग्रास वेदर ग्रीन और ब्राउन एक्सेप्ट अलोंग द वाटर कोर्सेज वेयर अ फ्यू लो विलोज पॉपुलर्स और एल्डर्स ब्रेक द मोनोटोनी। मतलब जो उसके ये होते हैं, रोलिंग प्लेन का मतलब होता है, आपने अगर देखे होंगे कहीं बहुत बड़ी बड़ी जगह होती है जहां पर ऐसा कुछ होता है, मतलब बिल्कुल प्लेन भी नहीं है और कोई बहुत बड़े हाई लेवल एरियाज भी नहीं है ना, इस तरीके के रोलिंग प्लेन्स जो हैं वो एंडलेस स्ट्रेच ऑफ ग्रास देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि पूरी की पूरी एक तरीके से आपको कह सकते हैं कि घास ही घास, घास ही घास, पूरे में बहुत दूर दूर तक आपको घास ही घास दिखाई देगी इसमें। और कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है जहां पर पानी के पास वाले कुछ इलाके हों, वहां पर कुछ इस तरीके के प्लांट जैसे विलोज, पॉपुलर, एल्डर, ये थोड़ा सा आपको देखने को मिले और मोनोटोनी जो है उसको ब्रेक करे। मोनोटोनी क्या होती है, मोनोटोनी होती है कि अगर कोई भी चीज एक ही बहुत लंबे समय तक या बहुत दूर तक अगर चल रही है तो दैट इज नोन एज मोनोटोनी, मतलब एक जैसी है ना। मतलब आप मान लीजिए सुबह से अगर आप बैठ के रात तक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे वीडियोस अगर आप देख भी रहे हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपका जो एक सिस्टम है वो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा। तो आप उसको कैसे ब्रेक करेंगे, बीच में आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है ना, बीच में आपने कोई और सब्जेक्ट का रिविजन कर लिया, या आपने थोड़ा बहुत जो है नोट्स पढ़ लिए, या थोड़ा कुछ और पढ़ लिया चीज़ें, है ना, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर लिया, तो उससे क्या करेंगे आप अपनी मोनोटोनस जो है एक्टिविटी उसको ब्रेक करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है कि बहुत दूर तक आपको ऐसे घास ही घास दिखाई देगी, लेकिन कहीं पर हो सकता है कि एक आध प्लांट यहाँ पर देखने को मिल जाए, एक आध प्लांट यहाँ पर देखने को मिल जाए, अदरवाइज पूरे के पूरे में फिर बहुत दूर तक घास ही घास देखने को रहेगी। पोलवर्ड्स अगर हम चलते हैं, एन इंक्रीज इन द प्रेसिपिटेशन विल गिव राइज टू ट्रांजिशनल जोन ऑफ वुडेड स्टेपीज वेयर सम कॉनिफर्स ग्रेजुअली अपीयर। कहां पर, जब हम पोल की तरफ को जा रहे हैं, और पोल की तरफ को मैंने आपको बताया कि ठंडा मौसम होगा, है ना, क्योंकि टेम्परेट रीजन में तो हम है, इसके ऊपर तो पोलर रीजन में ही जाएंगे। अब जैसे जैसे पोल की तरफ को बढ़ेंगे तो क्या होगा कि वहां पर थोड़ा बहुत कॉनिफेरस ट्रीज हमें देखने को मिलेंगे। इवन देन द ट्रीज आर वेरी स्कैटर्ड, लेकिन वहां पर भी क्या है कि ट्रीज काफी ज्यादा स्कैटर्ड है, मतलब डेंस नहीं है, बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, और फ्यू इन नंबर, और बहुत कम उनकी संख्या है। टुवर्ड्स द इक्वेटर अगर हम चले, हम पहले तो गए ऊपर की तरफ को, अब हम अगर इक्वेटर की तरफ को जाएंगे तो स्टेपी की जो ग्रास है वो छोटी होती चली जाएगी और स्पार्स यानी कम होती चली जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो ये स्टेपी क्लाइमेट है इससे हम सीधे डायरेक्टली इक्वेटोरियल क्लाइमेट पे नहीं पहुंचेंगे, बीच में हमारा डेजर्ट वाला रीजन आएगा, और डेजर्ट वाले रीजन में हमें पता है कि थॉर्नी स्क्रब मतलब जो कांटे वाले झाड़ियां होती है वो है। तो पहले क्या होगा कि अगर मैं आपको इसको एक ऐसे ही रफ डायग्राम से समझाऊं कि अगर ये हमारा स्टेपीज है ना, ये स्टेपीज है, इसके ऊपर चले जाएंगे तो हमारा जो है पोलर वाला रीजन आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रास होगी, है ना, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देयर विल बी टॉल ग्रास, है ना। इसके बाद ऊपर की तरफ को जाएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिल जाएंगे, कॉनिफर्स। नीचे की तरफ को आएंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि देयर इज यू हैव द डेजर्ट्स, है ना, तो डेजर्ट्स में होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपको थॉर्नी स्क्रब वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो झाड़ी वगैरह है, कांटेदार झाड़ियाँ। इसके नीचे फिर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि इक्वेटोरियल रीजन आएगा, है ना,
और इक्वेटोरियल रीजन आएगा तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो ये ऐसा है कि हम स्टेपी से अगर इक्वेटर की तरफ को आएंगे भी तो सीधे डायरेक्टली हम डेंस वेजिटेशन पे नहीं पहुंच सकते, हमें पहले बीच पे डेजर्ट वाला रीजन देखने को मिलेगा। और यही चीज़ हमने जो है इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो उसकी पहली लाइन यही लिखी थी कि ये जो स्टेपी वाले रीजन है ये डेजर्ट को बॉर्डर करते हैं, मतलब डेजर्ट है उसके बाहर पे स्टेपी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ रोज यही बोल रहा हूँ कि आप जो है एक पूरा का पूरा ओवरऑल वर्ल्ड का मैप लेकर उसमें ये सारे के सारे जो क्लाइमेट हम पढ़ते जा रहे हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क करते जाइए। उससे फ़ायदा यही होगा कि ये जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आप इसको खुद भी रिलेट कर पाएंगे कि स्टेपीज है, फिर उसके आसपास आपको कहीं पर डेजर्ट देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि स्टेपीज है उसके नीचे जस्ट पूरे के पूरे डेजर्ट होंगे, है ना, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही थोड़ा सा समझाया एक डायग्राम से। होगा क्या कि स्टेपीज अगर है तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कहीं पर डेजर्ट देखने को मिल जाए, है ना, ऐसे करके, या फिर इस तरफ से थोड़ा सा डेजर्ट देखने को मिल जाए, तो ऐसा कुछ होगा। मतलब आई होप कि आप जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद कल्टीवेटेड रीजन्स में अगर हम बात करते हैं कि सच एज द व्हीट फार्म ऑफ द प्रेरीज, व्हीट फार्म मतलब जहाँ पर गेहूं की फसल उगेगी, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। डबल रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड अराउंड द हाउस टू शील्ड द ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स विच कम अनऑब्स्ट्रक्टेड अक्रॉस माइल्स ऑफ द लेवल ग्राउंड। तो जहां पर व्हीट फार्म्स वगैरह होते हैं वहां पर अब लोग भी रहते होंगे, तो वो क्या करते हैं कि ट्रीज की डबल रो यानी कि 2 रो लगा देते हैं, पेड़ की 2 रो लगा देते हैं घरों के आसपास। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रही है उससे उनको थोड़ा सा बचाव हो जाएगा, थोड़ा सा शील्डिंग मिल जाएगी। क्योंकि विंड्स देखिए अगर कहीं से बहुत प्लेन एरिया में अगर बह रही है तो उसकी वेलोसिटी कम होने का कोई चांस नहीं है, उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होगी। रेन्स, ये जो विंड्स है उनकी इंटेंसिटी कब कम होगी? जब वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह में फंसेंगे तब, यानी कि उनके आगे से कोई पहाड़ आ जाए या कुछ इस तरह की चीज़ आ जाए तब। अब वो लेवल ग्राउंड के ऊपर अगर हवाएं बह रही हैं तो इसीलिए वहां पर क्या करा जाएगा कि उन हवाओं से बचने के लिए डबल रोज ऑफ ट्री जो है पेड़ों अपने घरों के आसपास लगाई जाएगी। दिस प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रास्ट इन अ लैंड विच इज एसेंशियली ग्रास। तो ऐसी जगह पर हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा जहां पर इस तरीके के डबल रोज ऑफ ट्रीज वगैरह लगे होंगे। अदरवाइज बाकी सब जगह पे तो मैंने आपको बताया कि एक मोनोटोनस फील्ड आपको देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी घास ही घास है दूर दूर तक, है ना। एंड देयर आर नो हेजेस and few fences and the rows of planted trees form an unusual landmark from the air। तो कहीं पर भी आपको कोई hedges वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी। hedges मतलब जो झाड़ियां किस्म की होती है वो, है ना। फेंसेस मतलब जो तार बाड़ सी की होती है घास वगैरह से या उससे, वो आपको देखने को कहीं पे नहीं मिलेंगी। एंड द रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज, और ये जो प्लांटेड ट्रीज की रोज आपको देखने को मिल रही है ये जब हम एयर से देखें, मतलब अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं और आप नीचे अगर किसी ऐसे एरिया पे गुजर रहे हैं जो बेसिकली स्टेपी वाला है, तो वहां पर आपको ये लैंडमार्क बिल्कुल अलग से दिख जाएगा। पूरे के पूरे मैदान आपको बहुत लंबे लंबे दूर दूर तक घास ही घास दिखेगी। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि इस तरीके की प्लांटेड ट्रीज की रोज वगैरह आपको दिख जाए, तो वो एक अनयूजुअल लैंडमार्क है। अनयूजुअल मतलब कि प्रेरीज या स्टेपीज में ऐसा आपको देखने को जनरली नहीं मिलता, वहां पर पूरी की पूरी घास ही घास है, तो इसीलिए ये अनयूजुअल होगा जहां पर आपको थोड़ा बहुत ट्रीज वगैरह ऐसे प्लांटेड दिखेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो वेजिटेशन है उसके बारे में भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं क्योंकि इसमें आगे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो उसको पूरे को हम एक ही साथ जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर हम उसको स्टार्ट कर पाएंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और आधे में छोड़ेंगे तो फिर थोड़ा सा कनेक्टिविटी ब्रेक होती है ना। तो इसलिए कनेक्टिविटी लेके चलेंगे अगले पार्ट में और पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और उसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटेंट रिलेटेड डाउट है अगर आपको, तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम। इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फुल कोर्स में एनरोल आप लोगों ने किया हुआ है, इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल रहा है। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी, फ्रेंड सर्कल में भी ये लिंक्स वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस तरीके के कोर्स को लेकर तो वो ये कोर्स जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल क्वेरी अगर आपको कोई भी है कोर्स को एक्सेस करने में, कोर्स को परचेस करने में, तो आप support@okul.co पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने फीडबैक्स या सजेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।